हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो टाइम लगभग क्लास का होने ही वाला है। 9 बजे से क्लास थी आपकी, लेकिन उसको थोड़ा सा मैंने, आज संडे स्पेशल सेशन था तो थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाया। और क्लास आज 11 बजे से आपकी रहेगी। यानी कि जस्ट बज चुके हैं लगभग, कुछ ही चंद सेकंड बचे हुए हैं 11 बजने में। तो थोड़ा सा 1 मिनट पहले, नॉर्मली हम लोग क्लास में लाइव होते हैं। मेंस्ट्रुएशन 2D पार्ट जितना भी कंसाइज वे में मैं पढ़ा सकता हूँ, जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम ओरिएंटेड मैं करा सकता हूँ, मैंने 2D में आपको कराई। चैप्टर एक ऐसा है जिससे बहुत सारे बच्चे दूर भागते हैं कि यार इतना बड़ा चैप्टर कौन पढ़ेगा, भैया छोड़ो, मैं तो नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लेते हो, फॉर्मूलेज वगैरह याद कर लेते हो, उनके ऊपर एक एक दो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, तो बच्चे आप भरोसा करो, आप एक क्वेश्चन ठीक करके आओगे। क्योंकि मेंसुरेशन से बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता रहा है और पूछा जाएगा। आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और 3D मेंसुरेशन की तरफ आते हैं। 3D मेंसुरेशन, 2D मेंसुरेशन में क्या है? देखो, 2D क्या है? 2 डायमेंशनल, यानी कि वो आकृति जिनको हम केवल बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर सकें, केवल पेन कॉपी से बना सकते हैं, उनको बोलते हैं 2D। 3D आकृति वो होती है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनको बोलते हैं 3D आकृति। या फिर 3D वो शेप होती हैं जिनमें वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है, जिनके अंदर स्पेस होता है। जिनके अंदर क्या होता है? स्पेस होता है, किसी चीज को स्टोर करने का, किसी चीज को अपने अंदर समाने का। जिनके अंदर स्पेस होता है उनको बोलते हैं 3D आकृति। अब 3D में बच्चे हम लोगों को क्या पढ़ना है? बेसिकली मैं आपको पहली क्लास में भी बता चुका था, फिर भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ। घनाभ जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। फिर सेकंड नंबर पे हमें पढ़ना है क्यूब, यानी कि घन। तीसरे नंबर पे बच्चे हमें पढ़ना है सिलेंडर। सिलेंडर यानी कि बेलन। चौथे नंबर पे आता है आपका कोन, यानी कि शंकु। पांचवें नंबर पे आता है आपका गोला, को क्या कहते हैं? स्फेयर। स्फेयर। छठे नंबर पे आता है अर्धगोला। अर्धगोला जिसको हम क्या कहते हैं? हेमिस्फेयर। ठीक है। तो बेसिकली ये चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। बाकी एक एक्स्ट्रा टॉपिक है प्रिज्म पिरामिड। आपके सिलेबस में, देखो मैं फिर कहूंगा, आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट होगा। यहाँ पर हम बिल्कुल अपने सिलेबस ओरिएंटेड चीजें पढ़ेंगे। जिनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है कि जी प्रिज्म पिरामिड पढ़ना है, वो बिल्कुल एक्स्ट्रा है। मैं फिर कहूंगा आपके आउट ऑफ सिलेबस है। आपका 10th लेवल का एग्जाम होता है, उसमें प्रिज्म पिरामिड नहीं आता है। उसके अलग जो पूछेगा, प्रिज्म पिरामिड अगर आपको पढ़ना है तो कल मैंने यूट्यूब पर उसको एक क्लास में पढ़ाया है, रामबाण सीरीज की में। जिसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के पढ़ना है प्रिज्म पिरामिड, वहां से पढ़ लेना। बिल्कुल सारे फॉर्मूले, बेसिक्स वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह सब मैंने वहां पे करा दी है। वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट है, क्लास का पार्ट नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसीलिए हम उसे सिलेबस में कवर नहीं करेंगे। वो एक क्लास के रूप में आप वहां से कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगा, कल ही कराई है मैंने इवन क्लास। ऐसे कोई पुरानी क्लास नहीं है, तो सारे अपडेटेड चीजें हैं उसमें, कल ही तो हुई थी। तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना रामबाण सीरीज, उसमें प्रिज्म पिरामिड की ही क्लास सबसे ऊपर आपको मिल जाएगी। लगभग 17 15 16 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। वो एक जनरल क्लास है, वो सभी के लिए कराई, क्योंकि उस रामबाण सीरीज को सभी लोग देखते हैं। सीजीएल वाले भी देखते हैं, सीएचएसएल वाले भी, जी वाले भी, एमटीएस, सभी लोग देखते हैं। आपको अगर ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के जाना है तो आप उसे वहां से कर सकते हैं, नहीं तो आपके सिलेबस में 3D मेंसुरेशन में केवल यही चीजें आती हैं। अच्छा, कर लिया आपने? वेरी गुड, फिर ठीक है।
चलिए तो शुरू करते हैं, 1 बाय 1 फॉर्मूले करेंगे और आज हम इस 3D मेंसुरेशन को कंप्लीट भी करेंगे बच्चे। बहुत लिमिटेड चीजें मैंने रखी हैं इसमें, बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें जो आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं उन्हीं को मैंने रखा है। और चूंकि एग्जाम नज़दीक है, अब आप बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है और जाने से कोई फायदा भी नहीं है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको देखनी है कि जो लास्ट टाइम पे आप 1 या 2 बार भी रिवीजन करो तो दिमाग में सेट हो जाए। ओके, अब मैं खामखा 3D मेंसुरेशन में 4-5 क्लास कराऊं, कोई फायदा ही नहीं है। 10 दिन बाद आपका एग्जाम शुरू है, रिवीजन ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चीजों को मैंने छोटा रखा है, और ऐसा नहीं है कि छोटे रखने के चक्कर में इंपॉर्टेंट छोड़ा है, इंपॉर्टेंट ही फोकस मेरे रही हैं इस 3D मेंसुरेशन में। चलिए 1 बाय 1 फॉर्मूले और उनके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चे क्यूबॉइड यानी कि घनाभ के बारे में। घनाभ के बारे में, तो क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड होता है बच्चा एक ईंट। आपने ईंट देखी है, सभी ने देखी होंगी। जो ईंट होती है, ब्रिक होती है, वो एक क्यूबॉइड होती है। ईंट में क्या होता है बच्चा? एक लेंथ होती है यानी कि लंबाई होती है, फिर एक चौड़ाई होती है, और एक इसमें ऊंचाई होती है। देखो जब भी हम 3D आकृति की बात करेंगे बच्चे, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई भी होगी। किसी भी 3D आकृति की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें एक हाइट भी मेंटेन करेगी। मैंने अभी आपको बताया 3D आकृति वो जिसके अंदर स्पेस हो। तो इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई। अब अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मूलेज के बारे में, फॉर्मूलेज के बारे में क्या होता है बच्चे? सबसे पहले फॉर्मूला आता है आयतन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L × B × H, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। किसी भी नाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फिर आता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बच्चे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को बोलते हैं कर्ड सरफेस, कर्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया शॉर्ट फॉर्म में आपको इसे CSA बोलना है। CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। आप ऐसे सोचो, जिस कमरे में आप बैठे हुए हो, आमने सामने दीवार है। अब आप कहोगे सर हम तो कमरे में नहीं बैठे। सोचो आप एक कमरे में बैठे हुए हो जिसमें 4 दीवार है। आपके सामने एक दीवार है, आपके पीछे एक दीवार है, आपके लेफ्ट साइड में एक दीवार, राइट साइड में एक दीवार। कितनी दीवार हो गई? 4। अब 4 दीवारों का अगर मैं एरिया निकालूं, क्षेत्रफल निकालूं, भाई एक दीवार का क्षेत्रफल निकालूंगा, 4 से गुणा कर दूंगा तो 4 दीवार का एरिया आ जाएगा। उसको बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो किसी भी कमरे की 4 दीवारों के क्षेत्रफल को उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाता है, और वो होता है 2L + B ब्रैकेट में और गुणा H। याद रहेगा, 4 दीवारों का क्षेत्रफल ही वक्र पृष्ठ होता है। अब आती है बात, 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। जरा ऊपर की तरफ देखना, आपको छत दिखेगी। नीचे की तरफ देखना, आपको कमरे का जमीन दिखेगी। तो अगर मैं 4 दीवारों के क्षेत्रफल को भी लूं, छत का भी एरिया ले लूं और जमीन का भी ले लूं, 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो है ही है, छत का भी ले लूं, जमीन का भी ले लूं, तो ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा बच्चा? उसको कहेंगे कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं TSA। तो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो 2 ब्रैकेट में LB + BH + LH। LB लंबाई गुणा चौड़ाई, BH चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और LH होता है लंबाई गुणा ऊंचाई। ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। फिर बात आती है इसके विकर्ण की, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डायगनल। तो डायगनल क्या होता है बच्चा? डायगनल होता है कि आप मान लो मैं ये घनाभ बना रहा हूं, कुछ इस तरीके से घनाभ बना,
क्या करो, एक कोने से दूसरे नीचे वाले कोने को मिला दो, ये होता है इसका विकर्ण। एक कोने से दूसरा नीचे वाला कोना मिला दो, इसको बोलते हैं क्या, विकर्ण बोलते हैं। और डायगनल यानी कि विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच। अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और जो विकर्ण होता है उसी को बोलते हैं कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट रॉड, longest rod that can be placed in a room, longest rod that can be placed in a room। सबसे लंबी छड़ होगी उसका विकर्ण, उसका डायगनल। बस यही फॉर्मूले हैं जो घनाभ के अंदर आपको पढ़ने हैं, आयतन, गॉड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और डायगनल का। इनके ऊपर क्वेश्चंस हैं, जरा देखेंगे। सबसे पहला सवाल आता है आपके सामने, ये कह रहा है घनाभ का आधार का क्षेत्रफल, आधार का कितना है, 34 वर्ग सेंटीमीटर। कह रहा है इसकी ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन बताओ। बच्चे कोई भी घनाभ है, मैं बना देता हूं कोई भी घनाभ। ये मैंने घनाभ बना दिया, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। सवाल कहता है इसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 34। बच्चे आधार क्या होगा इसका, क्या इसका आधार यही होगा जो मैं ये स्काई कलर से पेंट कर रहा हूं? क्या बच्चा इसका आधार यही होगा कि नहीं, बोलिए। यही इसका बेस है क्या, ये ये इसका आधार है। और आधार में आपको कौन कौन सी भुजा दिख रही है, लंबाई और चौड़ाई। भाई ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चा, लंबाई गुणा चौड़ाई। और वो आपको कितना दे रखा है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको उसने ऊंचाई यानी कि हाइट दे दी 3.5 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है आयतन। भैया आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और लंबाई गुणा चौड़ाई आपको एक साथ दे रखा है 34, और गुणा 3.5 ऊंचाई। कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चीजें क्लियर है। पॉइंट हटेगा बटे 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से जाएगा 17 बार और 17 सत्ते 119। कितना आ गया वॉल्यूम, 119 सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल सही है सभी का। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, इस पे आएंगे। एक कलम की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 6, 4 और 2, ये गुणा का मतलब होता है भुजाएं दिखाता है। ये मैंने आपको 2D में भी बताया था। 6 गुणा 4 गुणा 2 का मतलब है गुणा नहीं करना। इसका मतलब है 6 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो कह रहा है जिसे 6, 4 और 2 भुजाओं वाले घनाभाकार बक्से में रखा जा सकता है। सबसे बड़ी या सबसे अधिक लंबाई वाली कलम क्या होती है, वो उसका डायगोनल, उसका विकर्ण होती है। क्या हो जाएगा बच्चा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यानी कि 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 36, 16 और 4। कितना हो जाएगा, 16, 4, 20 और 36 कितना होता है, 56। अब 56 को ऐसी दो संख्या में तोड़ लो जिसमें से परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग आप निकाल सकते हो। तो 4 गुणा 14। भाई अंडर रूट के अंदर 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2√14। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलें आगे, नेक्स्ट आते हैं। इस सवाल को देखिए बच्चे जरा।
सवाल है भाई 12, 15 और 20 आयाम वाले कमरे की 4 दीवारों को 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सफेद किया जाना है, लागत का पता लगाओ। उसने 4 दीवारों को पेंट करना है, इसको बचे 4 दीवारों को, किस रेट से? 1 मीटर स्क्वायर के 2 रुपए लगते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 दीवारों का एरिया, 4 दीवारों का एरिया पता करना है और फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करनी है। आपको पता है ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। मल्टीप्लाई का मतलब तो यही होता है। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2L+B गुणा H, तो 2, और L+B कितना होगा, 12+15, और H कितना है, 20, तो 12×15 = 27 गुणा 20×2 = 40, यानी कि 1080 मीटर स्क्वायर। 1080 मीटर स्क्वायर तो इसकी 4 दीवारों का एरिया है। कह रहा है भैया 1 मीटर स्क्वायर के 2 रुपए लगते हैं। क्या बोला बच्चे सवाल ने, कि 1 मीटर स्क्वायर के 2 रुपए लगते हैं। तो भाई साहब 1080 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लगेंगे? आप कहेंगे 2 गुणा 1080, ये आ जाएगा 2160, इतना खर्चा आएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। बस आपको फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए। 2D मेंसुरेशन से भी आसान 3D होगा, 2D से भी आसान 3D होता है, बस फॉर्मूले की थोड़ी सी नॉलेज हो। बताइए, इस सवाल के देखेंगे जरा। सवाल है 8 मीटर, 6 मीटर और 22.5 सेंटीमीटर की दीवार बनाने के लिए 32 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर माप वाली कितनी ईंट की आवश्यकता होगी, ब्रिक। बच्चे इसका एक फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूं। ईंट की संख्या, नंबर ऑफ ब्रिक, ईंट की संख्या जो होगी ना, वो दीवार का आयतन, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल यानी कि दीवार का आयतन, बटे एक ईंट का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, एक ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो भैया वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या है, वॉल की भुजाएं दे रखी है 8 मीटर, 6 मीटर, 22.5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, ये दोनों मीटर में है, तो सबको सेंटीमीटर में बदल दो। आप जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चा, 100 सेंटीमीटर। तो दीवार की अगर मैं लंबाई की बात करूंगा 8 मीटर है, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, तो 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 मीटर चौड़ाई है तो 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ऊंचाई 22.5 है तो 22.5 ये हो जाएगा। और ईंट की भुजा सारी की सारी सेंटीमीटर में दे रखी हैं, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसे कर लो। आप कहेंगे 32 गुणा 11.25 गुणा 6, सॉल्व कर लेंगे, कितनी ईंट लगेंगी आपको पता चल जाएगा, कितनी ब्रिक होंगी बच्चे सारा आपको पता चल जाएगा। आप कहेंगे कि सर अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो ऊपर 2 जीरो से गुणा होगी, यहां से पॉइंट हटाता हूं तो नीचे 1 जीरो से, तो ये जाएगा पूरा 5 बार। ओके, ये 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, 5 से जाएगा 5 दूनी 10 2 बार, 6 से जाएगा पूरा 100 बार, ये 2 से जाएगा 16 बार, और 16 से जाएगा 50 बार। नीचे से सारी संख्या गायब हो गई, ये सब संख्या गायब हो गई। 50 गुणा 100 यानी कि आपके पास आया 5000। तो भैया कितनी ईंट की आवश्यकता होगी, 5000, 5000 ईंट की जरूरत आपको पड़ने वाली है। फॉर्मूला क्या याद रखना है, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, सिंपल। इस सवाल पे आएंगे। देखिए जरा सवाल को,
सवाल है, एक पानी की घनाभकार टंकी की धारिता, धारिता बोले तो वॉल्यूम कितना है, 62,000 लीटर है। यदि टंकी की लंबाई और गहराई, गहराई का मतलब होता है ऊंचाई, 2.5 मीटर और 10 मीटर है, तो भैया इसकी चौड़ाई कितनी होगी। टंकी में 62,000 लीटर पानी आता है। अगर मैं लीटर से मीटर क्यूब में बदलू, देखो उसने आयतन हमें लीटर में दे रखा है 62,000 लीटर, लेकिन बच्चे हमें चाहिए मीटर क्यूब में। किसमें चाहिए, मीटर क्यूब में। तो लीटर से मीटर क्यूब में हमें चाहिए, तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर होते हैं। कितने होते हैं 1 मीटर क्यूब में, 1,000 लीटर। ये याद रखना, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1,000। अगर मैं यहां से 1 लीटर में पूछता हूं, तो 1/1000 मीटर क्यूब, तो भैया 62,000 लीटर में कितना होगा, 62,000 लीटर में, तो 62,000 गुणा 1/1000, तो ये आ जाएगा 62 मीटर क्यूब। कितना आ जाएगा, 62। ये बदलना बहुत जरूरी है, तभी आप आयतन निकालोगे। लंबाई चौड़ाई, या लंबाई ऊंचाई दी हुई है, चौड़ाई तभी निकलेगी। तो लंबाई कितनी है, 2.5, चौड़ाई हमें निकालनी है, ऊंचाई कितनी है 10 और बराबर 62। ठीक है भैया, पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 गया, तो बी आ गया 62/25। 25 दूनी 50, पॉइंट 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200, तो 2.48 मीटर। कितना आएगा बच्चा, 2.48 मीटर, 2.48 मीटर। ठीक है, आगे चले। चलिए, अब आते हैं हम थोड़ा सा क्यूब के बारे में देख लेते हैं। क्यूबॉइड में आपको इतने ही क्वेश्चंस देखने हैं, एक ईंट की संख्या वाला, एक लीटर वाला, एक रॉड वाला, लंबाई वाली रॉड, एक इसके आयतन वाला। यही 4 टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको क्यूबॉइड यानी कि घनाभ में पढ़ने हैं। क्यूब पे आते हैं। देखो, जब मैंने आपको आयत पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आपको बोला था वर्ग। तो आयत की अगर लंबाई और चौड़ाई को बराबर कर दो तो क्या बनता है, वर्ग बनता है। ऐसे ही अगर किसी घनाभ की, अगर किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को बराबर कर दो, अगर मैं किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को बराबर कर दूं, तीनों को इक्वल, तो वो क्या बनता है, वो बनता है हमारा घन। यानी कि किसी भी क्यूबॉइड की लेंथ, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है, और ये ऊंचाई यानी कि हाइट है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बराबर कर दो, वो बन जाएगा हमारा घन। अब जितने भी आपने घनाभ के फॉर्मूले पढ़े 3-4, सब में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जगह ए रख दो, आपको घन के फॉर्मूले मिलते चले जाएंगे। या फिर आप डायरेक्ट भी याद कर लो कि वॉल्यूम जो होगा वो भुजा का क्यूब, वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा 4a², 4 दीवारों का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा पूरे 6 दीवार है, 4 दीवार है, एक छत है, एक फर्श है, 6a², और जो डायगनल होगा, विकर्ण होगा, वो होगा √3a। क्या होगा बच्चा, √3a। ये होता है विकर्ण। एक और एडिशनल चीज मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी घन के अंदर एक स्फेयर आप रखते हो, एक बॉल, एक मैक्सिमम साइज की बॉल आप रखते हो किसी भी घन के अंदर, क्यूब के अंदर, मैक्सिमम साइज की बॉल का मतलब है ऐसी बॉल जो इसकी सारे के सारे फेस को टच करती हो। फंसा दो आप मैक्सिमम साइज की बॉल को किसी भी घन के अंदर, तो भैया उसका जो रेडियस होगा ना, उसका जो रेडियस होगा वो ऑलवेज रिमेंबर a/2 होगा। क्या होगा बच्चा, a/2। अगर आप किसी भी क्यूब के अंदर मैक्सिमम साइज की बॉल फंसा देते हो, बिल्कुल फिट आती है वो, तो उसका जो त्रिज्या होगी उस बॉल की, वो a/2 यानी कि घन की भुजा का आधा होगी। क्या होगी बच्चे, घन की भुजा का आधा होगी। चलिए घन के क्वेश्चंस देख लेते हैं जरा।
सवाल को देखिए। सवाल है घन की कोर, कोर का मतलब साइड होता है, 19 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। भाई घन की कोर भुजा दे रखी है हमें 19 और हमें टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a², यानी कि 6 × 19 का स्क्वायर। आप कहेंगे 6 × 361, तो 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36, 3 6 × 3 = 18 और 3 21, कितना हो जाएगा 2166 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है, 2166। बहुत सिंपल है, आगे बढ़ो। ये सवाल करेंगे जरा। कह रहा है एक घन की सभी कोर का योग 48 है तो घन का आयतन कितना होगा। भाई घन की सभी कोर, घन की सभी कोर यानी कि किसी भी घन में कितनी भुजा है, क्या बता सकते हो आप मुझे? किसी भी घन में कितनी भुजा होती है, मैं बना रहा हूं, किसी भी घन में बनने वाली भुजा, साइड आपको काउंट करनी है। बड़े आराम से आप कर सकते हो बच्चा, देखना कैसे। भाई देखो, एक भुजा, दो भुजा, जिसपे मैं व्हाइट कलर कर रहा हूं, 2 3 और 4, 4 तो ये हो गई, 5 6 7 8, 8 हो गई, 8 हो गई ना, 9 10 11 और 12, कितनी भुजा हो गई? 12 भुजा हो गई। कितनी हो गई बच्चे? 12 भुजा। तो 12 भुजा यानी कि मैं कहूंगा 12a, भाई सबको मैं ए नाम दे रहा हूं। तो 4 ये हो गई, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12a बराबर 48। तो a बराबर कितना होगा? 4, यानी कि एक साइड मिल गई हमको 4। आपसे कह रहा है उसका आयतन बता दो, तो आप कहोगे सर वो तो a³ होता है, यानी कि 4 का क्यूब। आपका जवाब आएगा बच्चा 64। कितना होगा? 64। चलिए इस सवाल पे आएंगे। सवाल है यदि दो घन के आयतन का रेशियो 125 और 216 है, यदि दो घन के आयतन का रेशियो 125 और 216 है तो उनकी भुजा का रेशियो क्या होगा, उनकी साइड का रेशियो। देखो आपको घन के वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है 125 और 216। जरा मुझे एक बात बताना, क्या वॉल्यूम जो होता है बच्चे वो भुजा का क्यूब होता है क्या? तो भुजा का क्यूब का रेशियो आपके पास है 125 और 216, भुजा की क्यूब का रेशियो। अगर मैं भुजा की क्यूब से सीधा भुजा का रेशियो निकालूंगा, तो यानी कि घन से मैं सीधा सिंगल पावर पे आ रहा हूं, तो क्या मुझे घन मूल करना पड़ेगा 125 का? क्या मुझे घन मूल करना पड़ेगा 216 का? बोलो, क्या मुझे घन मूल करना पड़ेगा 125 का और घन मूल करना पड़ेगा 216 का? तो 125 का घनमूल 5, 216 का 6, यानी कि भुजा का रेशियो कितना मिल गया? 5 और 6। आपका जवाब है ये, उसने भुजा का रेशियो पूछा। कई बार हो सकता है कि आपसे, हाँ इतना ही इजी आएगा बच्चा, आप बिल्कुल मत घबराओ, इतना ही इजी आएगा। मेंसुरेशन का सवाल तो बहुत इजी पूछेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो आयतन का रेशियो देके और भुजा का रेशियो ना पूछ के क्षेत्रफल का रेशियो पूछे कि भैया क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। और कर्व्ड सरफेस एरिया का भी पूछ सकता है, टोटल का भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे आपको क्या करना है, आयतन से पहले भुजा का रेशियो निकालना है और भुजा से फिर क्षेत्रफल का। आपको पता है क्षेत्रफल के रेशियो, एरिया का रेशियो, चाहे मैं कर्व्ड सरफेस एरिया कहूं चाहे मैं टोटल सरफेस एरिया कहूं, 6 और 4 से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल और केवल ए से। किससे मतलब है? केवल और केवल ए से। तो ए स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल जब भी कहेगा आपको स्क्वायर कर देना है भुजा का। 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर दैट इज 36 और
25 और 36, 25 और 36, क्या जवाब आ गया आपका? 25 और 36 अगर क्षेत्रफल कहेगा। अगर वो एरिया का रेशियो कहेगा तो भुजा का स्क्वायर कर देना है, भुजा का रेशियो निकाल के उसका स्क्वायर कर दो, वो एरिया का रेशियो आ जाएगा अगर कहेगा तो। सवाल पे आएंगे जरा। हाँ, अब एक चीज है कि भैया पिघलाने वाली, मेल्ट करने वाली, बच्चे किसी भी एक आकृति को अगर मैं पिघलाकर दूसरी में ढालता हूं, चाहे मैंने घनाभ को, सॉलिड था लोहे का बना हुआ था, को पिघलाकर मैंने घन में ढाल दिया, तो किसी भी एक आकृति को पिघलाकर अगर दूसरे में ढाला जाता है तो हम याद रखेंगे उनका वॉल्यूम, उनका आयतन हमेशा बराबर होता है, उनका वॉल्यूम हमेशा बराबर होता है बच्चे। चलिए बताएंगे जरा। कह रहा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घन हैं, उनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। कह रहा इस प्रकार जो बड़ा घन है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? पहले तो बड़े वाले घन का भुजा निकालनी है हमें। क्या करनी है? बड़े वाले घन की भुजा चाहिए हमें। भाई कह रहा 3 छोटे छोटे घन है, एक की 3 सेंटीमीटर भुजा, एक की 4, एक की 5, ये तो भुजा है। अगर मैं उसके वॉल्यूम की बात करता हूं, आयतन की बात करता हूं, तो किसी भी घन का जो वॉल्यूम होता है क्या वो भुजा का स्क्वायर होता है? क्या मैं, सॉरी, भुजा का क्यूब, ये हो जाएगा 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, कितना हो जाएगा? 27, 64 और 125। अब ये तीनों का आयतन है अलग अलग। मैंने बोला एक चीज को पिघलाकर दूसरे में ढाला जाएगा, ऑलवेज वॉल्यूम बराबर होता है। तो भैया इनकी वॉल्यूम को जोड़ना जरा, ये कितना बनेगा? 5 4 9 और 7 16, 6 और 2 8, 2 10 और 1 11, 2 1 और 1 2, ये तीनों का योग आ गया 216। और ये बड़ा घन जो इनको पिघलाकर बड़ा घन बनाया गया है ना, उसकी भुजा को मान लो, कुछ भी मान लो, ए मान लो, तो भुजा के क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो यहां से ए आ गया घनमूल ऑफ 216, दैट इज 6। तो जो बड़ा घन बना है उसकी भुजा आ गई 6। कितनी आ गई? उसकी भुजा 6 आ गई। कह रहे भैया उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। जब भी पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा ना तो उसने ये बोला कि वक्र बताओ, ना उसने ये बोला कि कुल पृष्ठ है। अगर उस ये कहेगा कि पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ तो आप जाओगे किसकी तरफ? आप जाओगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। आप क्या करोगे? टोटल सरफेस एरिया। केवल अगर वो पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो 6 गुणा 6 का स्क्वायर यानी कि 216। कितना आ गया बच्चा? 216 बिल्कुल सही है, 216। ठीक है भैया, याद रखना जब भी पिघलाकर तीसरी चीज में ढाला जाए हमेशा उनका आयतन बराबर होता है। ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसे भी देखिए जरा। कह रहा है घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 24 18 12 है, घनाभ की। कह रहा छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया गया। इस बड़े घनाभ को हमने पिघलाया, छोटे घन, और पिघला के जब ये मेल्ट हो गया तो छोटे छोटे घन बनाए हमने, और एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है बताओ ऐसे कितने घन बना सकता हूं इस बड़े वाले घनाभ को पिघलाकर। इस बड़े वाले घनाभ को पिघलाकर मेल्ट कर दिया, मेल्ट यानी कि पिघलाकर मेल्टेड फॉर्म में आ गया ना, उसमें से छोटे छोटे घन बनाए मैंने, जिसमें से एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं इस घनाभ से? आयतन बराबर कर दो। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और छोटे घन का आयतन कितना है? 6 का क्यूब। और ऐसे कितने घन है? n।
भाई ये 6 का क्यूब जब आप करोगे तो एक घन का आयतन मिलेगा, एक घन का वॉल्यूम मिलेगा। और ऐसे तो n क्यूब n घन बनाए जा सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई n कर दो और यहां से मुझे n की वैल्यू बता दो जल्दी से क्या होगी। n बराबर आ जाएगा 24 गुणा 18 गुणा 12 बटे 6 का क्यूब होता है 216। तो 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 18 से 18 गया तो n कितना आ गया 24। यानी कि ऐसे 24 घन बनाए जा सकते हैं, 24। चलिए देखते हैं कुछ सिलेंडर के बारे में, घन और घनाभ के बेसिक फॉर्मूले और उनके ऊपर जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने आपको कराए हैं। अब मैं लेकर चलता हूं सिलेंडर। सिलेंडर के बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं बच्चे जिन्हें आपको देखना है। सिलेंडर होता है एक पाइप, पाइप आपने देखा है कि दो ऐसे काट के उसे देखोगे, दैट इज सिलेंडर। यानी कि इसके दोनों फेस जो होते हैं बच्चे ये एक जैसे होते हैं, दोनों फेस जो होते हैं इसके ये बिल्कुल एक जैसे फेस होते हैं, एक जैसे दिखने वाले फेस। इसकी एक हाइट होती है जिसको क्या कहते हैं ऊंचाई, इसका रेडियस होता है त्रिज्या जिसको क्या कहते हैं आर, क्या बोलते हैं जिसको आर बोलते हैं। तो सवाल कहता है कि आयतन इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे पाई की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं 22/7 रखना है। पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये 3 फॉर्मूले हैं जिन्हें आपने देखना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बेलन का क्या है। बताइए जल्दी से जवाब बताइए इसका। स्लॉट बुकिंग आ जाना चाहिए था यार, अब तक तो पता नहीं क्यों नहीं आया। एग्जाम डेट तो ना बढ़ा दें आपकी आगे, 20 दिन पहले स्लॉट बुकिंग आ जाता है। 23 से पेपर है, आज हो गई कितनी, 8 तारीख हो गई आज। 15 दिन है अभी, 10 तक वेट करो, 10 तक स्लॉट बुकिंग आने के चांसेस हैं। क्योंकि जितना लेट करेंगे फिर दिक्कत है ना, फिर उनको उतने ही लैब वगैरह में अरेंजमेंट करना पड़ेगा, डेट ना बढ़ा दें आपके एग्जाम की। आ गया कुछ, अच्छा आ गया तो फिर बाकी लोग, कुछ लोग कह रहे हैं स्लॉट बुकिंग कब होगा सर, उनको पता ही नहीं स्लॉट बुकिंग आया है कि नहीं आया है। अरे भैया आ गया है, कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं आ गया सर, कर लो भैया। और तुम्हें यही नहीं पता स्लॉट बुकिंग कब होगा, ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ऐसी तैयारी कर रहे हो तुम भैया, राम जाने। नहीं आया, कह रहे हैं आ गया, कुछ कह रहे नहीं आया। भाई देख लो यार, मुझे कंफ्यूज मत करो तुम। एक बेलन का आयतन बताओ जिसका आधार का क्षेत्रफल 40 है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई है 9। देखो बेलन होता है ये जिसका आधार वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर होता है, रेडियस होती है आर। उसने आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर हमको दिया हुआ है 40। भाई आधार अगर इसका वृत्ताकार है, सर्कुलर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी हाइट हमको दे दी 9। ओके, पाई आर स्क्वायर इसका आधार है 9, ये है। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन तो यही होता है। नहीं आया, नहीं आया, हाँ ठीक है नहीं आया, जो भी है, 2-4 लोग कह रहे थे ना आ गया, ठीक है तुम्हारी मर्जी है, देख लो भैया, तुम लोगों का कुछ पता नहीं। एमटीएस में देखा नहीं अभी, किसी बच्चे ने तो 5-7 लोगों ने मिलकर संजीव सर के पास कॉल कर दी कि सर पेपर हुआ आज, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आए, संजीव सर ने उसका एनालिसिस करा दिया उस बेस पर, पता चला पेपर ही नहीं हुआ था उस दिन, जानबूझकर कंफ्यूज कर दिया सर को। अब सर एग्जाम सेंटर पे थोड़ी गए थे कि पेपर हुआ है कि नहीं, बस भरोसा कर लिया। 8-10 लोगों के लगातार मैसेज आए, तो
तुम्हारा कुछ पता नहीं, तुम कुछ भी भैया, मैं ऐसे फंसने वालों में से नहीं हूँ। तो जहाँ जिस लेवल पे तुम बैठ के तैयारी कर रहे हो, मैं वहां से निकल के आया हूँ। तुम्हारे मन की व्यथा सारी जानता हूँ मैं, क्या सोचते हो तुम लोग। पाई आर स्क्वायर कितना है 40, एच कितना है 9, 4 नाम 36, 360, 360, 360। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। एक ठोस सिलेंडर का व्यास, व्यास बोले तो डायामीटर, रेडियस का डबल, 28 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया। क्या बोला उसने, व्यास, व्यास होता है बच्चे दुगुना ऑफ रेडियस, कितना 28। तो यहां से रेडियस कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 14 बार, रेडियस हो गया 14। ऊंचाई उसने दे दी हमें 20, और हमसे क्या पूछ लिया, हमसे पूछ लिया बच्चे कुल सतह क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चा, 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर, यही होता है क्या टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। पाई आर स्क्वायर 40 कैसे, अरे बच्चे उसने बोला क्या, उसने बोला आधार का क्षेत्रफल 40 है। ये 40 क्षेत्रफल दिया हुआ है। किसी भी सिलेंडर का आधार जो होता है वो सर्कुलर होता है, वो वृत्ताकार होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल जो 40 है वो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है, इसीलिए मैंने पाई आर स्क्वायर को डायरेक्ट 40 बोला। इसे बताइए भाई, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, 2 गुणा 22/7, आर कितना है 14, और एच प्लस आर यानी कि 20 और 14 34, 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 22 चौक 88, गुणा 34। यूनिट डिजिट चेक कर लो, 8 चौक 32, लास्ट में 2 आना चाहिए, इनमें नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, 2992। कितना हो जाएगा बच्चा, 2992। इस पे आएंगे, कह रहा है यदि एक बेलनाकार टंकी की धारिता 14,168 मीटर क्यूब है, आधार का व्यास डायमीटर दे दिया, गहराई यानी कि हाइट आपसे पूछ ली है। भाई आपको वॉल्यूम दे दिया इस बार उसने 14,168, व्यास यानी कि दोगुना ऑफ रेडियस दे दिया 28, दोगुना ऑफ रेडियस, तो यहां से रेडियस कितना आ जाएगा 14, और गहराई यानी कि ऊंचाई आपसे पूछ ली है। पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है बच्चा, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जिसकी वैल्यू 14168 हमें दी हुई है। 22/7, 14 गुणा 14 रेडियस गुणा एच बराबर 14,168। आप कहेंगे 7 दूनी 14, 14 से कटेगा 14 एकम 14, 14 एकम 14, 14 दूनी 28। ओके, 2 से जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। अच्छा सॉरी, 14 से काटेंगे ना इसको, 14 एकम 14 जीरो, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 1012 है ना। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, जीरो, 2 छिक्के 12। 22 से काटेंगे, 22 दूनी 44, 22 तिया 66। तो एच कितना आ गया 23, कितना आ गया बच्चे, एच आ गया आपका 23, ऑप्शन नंबर डी। इस पे आ जाओ, यदि दो बेलन के आधार की त्रिज्या का अनुपात 4:5 है, त्रिज्या का, ऊंचाई का रेशियो दे दिया 5:2, आयतन का रेशियो, बहुत सिंपल है कि भैया उसने त्रिज्या का रेशियो दिया है 4:5, त्रिज्या का रेशियो कितना है 4:5, ऊंचाई का रेशियो दिया है 5:2,
आपको पता है वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 4 का स्क्वायर गुणा एच यानी कि 5, पाई आर स्क्वायर एच 5 का स्क्वायर गुणा 2, पाई से पाई कट गया, 4 चौक 16 पंजे 80, 5 पूरे 25 दूनी 50, जीरो से जीरो गया, रेशियो कितना आ गया 8:5 का। कितना आ गया बच्चे रेशियो? 8:5 का आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बतलाइए मुझे। तो 3D में से कितने क्वेश्चन आएंगे? अरे 3D 2D सब मिलाकर एक ही सवाल आना है भाई। शंकु के बारे में पढ़ते हैं, यही तो सबसे बड़ा धर्म संकट है। इतनी बड़ी मेंसुरेशन 2D पढ़ो 3D पढ़ो, सवाल आना है एक। भाई शंकु के बारे में पढ़ेंगे, बर्थडे कैप, जो हमारा तो सपना ही रह गया बर्थडे कैप लगा के बर्थडे सेलिब्रेट करने का। बर्थडे कैप तो छोड़ो, बिना बर्थडे कैप के भी कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ हमारा तो। एनीवे आप में से कुछ लोगों का हुआ होगा जो घर के लाडले रहे होंगे। तो ये होता है बर्थडे कैप, यानी कि कोन जिसको बोलते हैं। तो कोन का जो बेस होता है आपने देखा होगा वो सर्कुलर होता है। क्या होता है? वो सर्कुलर होता है। किसी भी कोन का जो आधार होता है ऊपर एक पॉइंट बन जाता है। तो कोन का आधार क्या होता है? सर्कुलर होता है। अब सर्कुलर है तो भैया उसका एक त्रिज्या भी होगी, एक रेडियस भी होगा, एक हाइट भी होगी। अब कोन के केस में एक स्पेशल चीज होती है कि भैया इसमें एक स्लेंट हाइट भी होती है एल, जिसको क्या कहते हैं? एल, और हिंदी में उसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं बच्चे? तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई भी बोल दो आप। तो कोन के केस में ये आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा तुम्हारे साथ भी वही दुख है? ये ठीक है, फिर मुझे आ रहा मैं कि मेरे जैसे बहुत लोग हैं। तो अब क्या हुआ, मैंने इस वाले पार्ट को थोड़ा अलग कर लिया। भाई ये हाइट है, ये रेडियस है, और ये तिर्यक ऊंचाई है। ये एंगल 90 डिग्री का होता है, इसको उठा के मैंने यहां लिखा, इस वाले जो ब्लू कलर से मैंने लिखा है। तो यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में आपको बताई, और उस पाइथागोरस थ्योरम को लगा के आप कहोगे सर एल स्क्वायर, यानी कि एल का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी कि तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर हाइट का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ओके। तो इसका वॉल्यूम होता है भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। एल बोले तो तिर्यक ऊंचाई, और कई बार क्या होगा सवाल में आपको रेडियस दे देगा, हाइट दे देगा, और ये वाला क्षेत्रफल पूछ लेगा जिसमें एल आता हो। तो वहां से एल की वैल्यू निकालोगे आप, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके। ठीक है, फिर आप इस फॉर्मूले में रखोगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। अगेन अगर सवाल में हाइट और रेडियस दे दे तो एल की वैल्यू यहां से निकालोगे या ट्रिपलेट लगा के, और फिर इस फॉर्मूले में रखोगे। चलो सवाल दिखाता हूं आपको। ये सवाल करेंगे बच्चे जरा। कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्या है 4, ऊंचाई है 3। त्रिज्या है 4, ऊंचाई है 3। तो कह रहा है भैया शंकु का वॉल्यूम बता दो। क्या होता है बच्चा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसने पाई को पाई रखा है तो हमारा काम थोड़ा आसान हो गया। तो 4 का स्क्वायर, एच कितना है? 3, तो 4 चौक 16 पाई। कितना हो गया जी? 16 पाई। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही है, 16 पाई। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखिए जरा। कह रहा रेत का एक ढेर एक लंब वृत्तीय शंकु के आकार का है। रेत का एक ढेर है वो लंब वृत्तीय शंकु के आकार का है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 फीट है।
आधार का व्यास यानी कि डायामीटर 16 फीट है, तो ढेर से बनने वाली रेत का आयतन, और हमें पाई की वैल्यू, अगर सवाल में वो कहेगा 3.14 लेना है पाई तो लेना है, अगर वो सवाल में कुछ भी नहीं कहेगा तो आप पाई की वैल्यू 22/7 रख दोगे। लेकिन सवाल में अगर उसने मेंशन किया है ना 3.14 लो, तो फिर भैया फिर यही लेनी पड़ेगी आपको। तो हमें पता है उसने शंकु के बारे में बात करी है जिसकी तिर्यक ऊंचाई उसने 10 हमको दे दी। आधार का व्यास यानी कि पूरा डायामीटर कितना दे दिया, 16। तो रेडियस कितना हो जाएगा आप जानते हैं क्या, 16 का आधा 8। भाई त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा। अगर मैं हाइट आपसे पूछूं, बच्चे आप में से कोई बच्चा मुझे हाइट बता सकता है? भाई ये अगर 10 है, ये अगर 8 है, तो ट्रिपलेट जानता है कोई जिससे इसकी हाइट में बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए निकाल सकूं? अच्छा, इंग्लिश में कुछ और दे रखा है। ठीक है यार, इसको 3.14 मान के चलते हैं। कोई नहीं, 3.14 से करके देखो, नहीं तो फिर 22/7 से कर। यस, बिल्कुल सही है कि अगर इसका हाइपोटेनस 10 है, आधार 8 है, तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि हमने ट्रिपलेट पढ़ा 6 8 10। नहीं तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, ये अगर L है, ये अगर B है, और ये अगर H है, तो फिर आपको L² बराबर B² प्लस H² लगाना पड़ेगा, और वहां से फिर H आएगा। अगर आपको नहीं पता है, हालांकि सबको पता है 6 8 10। तो भैया इसका आयतन पूछा है, आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² H। तो 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 रखो। रेडियस कितना है, 8 का स्क्वायर 64, और H कितना निकाला है हमने 6। तो 3 दूनी 6, 2 की गुणा इसमें कर दो, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और गुणा 64। करेंगे कैलकुलेट जरा, कितना बन रहा है भाई? 64 अट्ठे कितना होता है, 8 चौक 32, हासिल का 3, 8 6 48, 3 51, 64 दूनी 128, 128 और 51 कितना होता है, 8 और 1 9, 5 2 7, 179 का 9, हासिल के 17, और 64 छिक्के कितना होता है, 6 चौक 24, 2 6 छिंग 36, 2 38, 384 और 17, 7 4 11, 8 और 1 9 और 1 10, 3 और 1 4। दो संख्या पहले पॉइंट लगा दो, यानी कि 401.92। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, 401.92। ठीक है भाई, चलें आगे, ये सवाल देखेंगे जरा। कह रहा है एक ठोस शंकु 30 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगना है, और उसकी लागत आती है 660 रुपए। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करो, क्या होगी? भाई एक शंकु को रंगना है, और वो ठोस शंकु है। जब भी ठोस शंकु को बच्चे आप रंगते हो ना, तो उसका ये वाला पार्ट तो रंगते ही रंगते हो, उसका आधार वाला पार्ट भी रंगते हो। ठोस शंकु का मतलब है ये वाला पार्ट भी और आधार वाला भी, यानी कि ठोस। ये ठोस वर्ड जब भी यूज है ना, सॉलिड, तो आप टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की रंगने की बात करते हो, क्योंकि ठोस का नीचे वाला पार्ट जो सर्कुलर होता है वो भी ठोस होता है, तो उसे भी रंगेंगे, और जो ये वाला पार्ट है इसको भी रंगा जाएगा। तो उसने बोला कि भैया 660 रुपए की लागत है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 30 पैसे लगते हैं। तो अगर मैं इसका इसका अगर मैं सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछूंगा, तो आप कहेंगे सर 660 रुपए हैं, 100 से गुणा करके पैसे में बदल दो, क्योंकि यहां बात 30 पैसे की हो रही है, और 30 से डिवाइड कर दो, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। भाई टोटल खर्चा 660 रुपए का है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 30 पैसे लगते हैं, तो कितना एरिया रंगा गया होगा, 660/30। लेकिन दिक्कत है, ये रुपए में है, ये पैसे में है, तो हमने 660 रुपए को पैसे में बदल दिया 100 से गुणा करके, और डिवाइड बाई 30 कर दिया, तो आप कहेंगे 220, और 10 से गुणा करेंगे तो 2200, यानी कि 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया। क्या है बच्चा, टोटल सरफेस एरिया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सवाल कहता है इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर बराबर कितना है 2200। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें चाहिए एल कितना, तिर्यक ऊंचाई 15 दे रखी है, बराबर 2200। 22 से काटेंगे 100 बार, 7 की गुणा कर दो, 7 की गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 700। अब आर की वैल्यू ऑप्शन से उठा के रखो। देखो या तो द्विघातीय समीकरण बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, या फिर आप ऑप्शन से रखो। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन में आर की जगह रखूं तो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आए। बताइए। ऑप्शन बी चेक करूं क्या? चलो आप लोग कह रहे हो 20 चेक कर लो सर। आर की वैल्यू अगर मैं 20 चेक करता हूं, 20 गुणा 20 और 15 35, 35 की 20 में गुणा करोगे 700। हाँ जी सर बिल्कुल 700 आ गया, यानी कि आर की वैल्यू 20 बिल्कुल सही होगी। ऑप्शन से चेक करने का टाइम दिया मैंने, आप रखा और आपका जवाब मिल गया। ये देखिए, बस याद रखना है जब भी वो ठोस शंकु लिखेगा सॉलिड, तो वो टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेगा। अब इसमें ठोस वर्ड यूज नहीं हुआ। कह रहा एक शंकु है, आकार का तंबू कैनवास से बनाया गया। कैनवास होता है कपड़ा, आपने देखा होगा ना, जो जोकर वगैरह होते हैं, पहले जो गांव में मेले वगैरह लगते थे जिनमें सर्कस वगैरह होते थे, तो वो तंबू एक कोनिकल शेप में लगाते थे भैया, रस्सियों को नीचे गाड़ के और उनको कोनिकल शेप में बनाते थे। तो तंबू को बनाने के लिए जो कैनवास लगता है वो उसका केवल कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करता है। क्योंकि भैया आपने देखा होगा जब वो तंबू लगता है तो जो सरफेस नीचे वाला होता है वो कपड़ा थोड़ी लगाते हैं उसमें, वो तो केवल ये वाला कपड़ा लगाएंगे, नीचे तो उसमें लोग बैठेंगे। तो किसी भी तंबू को बनाने के लिए, और वो शंक्वाकार तंबू है, कोनिकल टेंट है, तो उसमें केवल उसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात होगी। तो भैया उसका कैनवास से बनाया गया, कह रहा तंबू की त्रिज्या 7 है, इसे बनाने के लिए टोटल 308 वर्ग इकाई का कैनवास उपयोग हुआ। तंबू का आयतन क्या होगा? तो यहां उसने उसका सरफेस एरिया दे रखा है, और जब भी तंबू बनाया गया है शंक्वाकार तो उसका वो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेगा, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि पाई आर एल, इसकी वैल्यू 308 है। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दे रखा है 7, एल बराबर 308, 7 से 7 गया, 22 एकम 22, 22 चौक 88, एल कितना आ गया 14। यानी कि इस शंकु में एल कितना है 14, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 7। तो हाइट हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 माइनस 49, है ना भाई, 7 7 49, 16 में से 9 गए 7, 18 में से 4 गए 14। तो एच बराबर हो जाएगा √147। कितना होगा बच्चा 147। और 147 को हम क्या लिखते हैं, 147 को लिखते हैं 49 गुणा 3, और 49 का 7 बाहर आ जाएगा, यानी कि हाइट उसकी मिल गई 7√3। हाइट कितनी मिल गई 7√3। अब सवाल कर रहा है इसका आयतन बता दो, वॉल्यूम। हाइट आपके पास है, रेडियस आपके पास है, वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई की वैल्यू को 22/7, रेडियस कितना है 7 इंटू 7, और एच कितना आया है 7√3। 7 से 7 गया तो यह आ गया 22 गुणा 7 49√3 बटे 3। 22 निम्मा 198, 22 चौक 88, और 19
107√3/3। आप क्या कर सकते हो, √3 के ऊपर नीचे गुणा कर दो, इतना ही कर सकते हो भैया। √3 के ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो कुछ फायदा मिलेगा क्या? 1078। 1078 √3/3 होगा। ये 3 कहाँ जाएगा फिर? इसमें /3 भी होना चाहिए ना, ये भी होना चाहिए, है ना। 1078/3, ये वाला √3 कहाँ जाएगा? हाँ ऐसा कर सकते हैं, हाँ ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा हम कर सकते हैं कि इसमें हम लोग √3 की ऊपर नीचे गुणा कर दें। √3 की अगर हमने ऊपर नीचे गुणा कर दी तो ये कितना हो जाएगा, 1078, और √3 गुणा √3 हो गया 3, ये 3 नीचे है और ये √3 यहां हो जाएगा, तो 3 से 3 कट गया, आपका जवाब आ गया 1078/√3। 1078/√3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। हाँ ये ठीक है, ओके। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हमें हाइट निकालने में थोड़ा सा टाइम लगा, तो ये स्टार लगा लेना इस पे। ओके आगे चले, चलिए बात करते हैं स्फेयर की, सर्किल नहीं, स्फेयर। बात करते हैं स्फेयर की, ओके। तो अब हमारा ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, स्फेयर और हेमिस्फेयर। 10 मिनट की क्लास है बस, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, 10 मिनट की क्लास है बच्चे, 10 मिनट थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। और इसमें अगर आपकी आपकी उस पे क्लास है क्या, एप्लीकेशन पे क्लास है क्या? एप्लीकेशन पे है तो मैं एक बार सर को बोल देता हूँ 10-15 मिनट के लिए, ठीक है, तो रुक जाएंगे। डोंट वरी महेंद्र। पाप ठीक, ठीक है ठीक। 12:20 से नीरज सर की क्लास है, मैंने आपको सुनवा भी दिया है, अगर नहीं सुना हो तो मैं बोल रहा हूँ। तो 12-20 मिनट मैंने सर से ले लिए हैं, और 20 मिनट में ये हमारा अर्धगोला और गोला वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो पूरा 3D हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं गोला और अर्धगोला के हम लोग फॉर्मूलेज की तरफ। एक बार देखते हैं, सवाल है कि गोला, अरे सर्कल क्यों लिख दिया भैया, स्फेयर होगा, स्फेयर होगा, ठीक है। तो गोला होता है स्फेयर। देखो आप कहेंगे सर गोला और सर्किल में क्या डिफरेंस है? गोला और सर्किल में या वृत्त में क्या डिफरेंस है? वृत्त होती है 2D आकृति, जिसे मैं केवल पेज या बोर्ड पे बना सकता हूं केवल। लेकिन जब मैं गोला की बात करूंगा 3D आकृति होती है, और 3D आकृति वो होती है जिनके अंदर स्पेस होता है। क्या होता है बच्चा? जिनके अंदर स्पेस होता है। आयतन की बात करेंगे, आपने बॉल देखी होगी, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, उनके अंदर स्पेस होता है, उसको कहते हैं हम गोला, यानी कि स्फेयर। ये गोला वो नहीं है जो हम हिंदी में यूज करते हैं, गोला इसमें छाप दो ना। तो ये कह रहा है कि गोला यानी कि स्फेयर की जब भी हम बात करेंगे तो इसका आयतन होता है बच्चा 4/3 πr3। क्या होता है? 4/3 πr3। फिर होता है इसका केवल सरफेस एरिया। देखो इसका एक ही सरफेस एरिया होता है, जैसे अभी तक हमने दो दो सरफेस एरिया पढ़े कि कर्व्ड सरफेस एरिया अलग, टोटल अलग। गोला के केस में एक ही सरफेस एरिया होता है, दैट इज 4πr²। अगर मैं अर्ध गोला की बात करूं, यानी कि गोला को आधा बीच में से उड़ा दो, गोले को आधा बीच में से उड़ा दो, तो बन जाता है अर्ध गोला, जिसको कहते हैं हेमिस्फेयर। आयतन होता है इसका आधा कर दो गोले का, 2/3 πr3।
लेकिन जैसे ही मैं अर्धगोला की बात करता हूं तो दो सरफेस एरिया बन के आते हैं, एक कर्ड सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 πr² और टोटल सरफेस एरिया होता है 3 πr²। देखो, जब मैं गोले की बात कर रहा था तो एक ही सरफेस एरिया 4 πr², लेकिन जब मैं अर्ध गोले की बात करूंगा तो दो सरफेस एरिया हैं, 2 πr² और 3 πr²। बस इतने से फॉर्मूले हैं। कम है ना फॉर्मूले तो पूरे मेंसुरेशन में। बस हो गए। वैसे इनके क्वेश्चंस कर लेते हैं 4-5। और मेंसुरेशन में इतनी ही चीजें आपको पढ़ के जानी है। बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैंने बहुत सटीक और बहुत एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपके लिए तैयार की हैं। क्रैश गोले का व्यास कितना है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 2500 पाई है? गोले का तो एक ही सरफेस एरिया होता है 4 πr², दैट इज 2500 पाई। पाई से पाई उड़ा दो, r² कितना हो जाएगा? 2500/4। अगर मैं r कहूंगा तो √2500/4। 4 से डिवाइड मत करो। 2500 का 50 है ना भाई, 2 जीरो का 1 जीरो, 25 का 5, रूट से बाहर आएगा, और 4 का 2, तो रेडियस आ गया 50/2। ये रेडियस है, त्रिज्या है। उसने बच्चे व्यास पूछा है, डायामीटर, वो होता है 2 गुना ऑफ रेडियस। 2 गुणा 50/2, तो ये कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा बच्चे? 50 हो जाएगा। जो लोग 25 कह रहे हैं थोड़ा संभल के, ने त्रिज्या नहीं पूछी, व्यास पूछा है। आप लोगों ने त्रिज्या निकाली है केवल। सवाल में ये गड़बड़ बहुत करते हैं बच्चे। इस सवाल पे आएंगे। कह रहा है, एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार लड्डू है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार लड्डू है। उसकी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं? देखो, एक चीज को पिघलाकर दूसरे में ढालो, या बड़े लड्डू को तोड़कर छोटे छोटे लड्डू बनाओ, आयतन हमेशा बराबर होगा, वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगा। तो बड़े गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई गुणा 7 का क्यूब, और छोटे गोले का आयतन होगा 4/3 पाई, और छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है? 3.5, या फिर मैं कहूं 7/2 का क्यूब। 3.5 को 7/2 भी बोल दूं। लेकिन ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? ये तो बड़ा गोला है, इसमें से एक छोटे गोले का आयतन, और ऐसे n गोले बनाए जा सकते हैं। कितने बचे? ऐसे n गोले बनाए जा सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई n। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई गया। 7 का क्यूब बराबर 7/2 के क्यूब को मैं कह सकता हूं 7 का क्यूब बटे 2 का क्यूब गुणा n। ये गया, 2 का क्यूब इधर आ जाएगा, जो कि कितना बनता है? 8। ऐसे 8 लड्डू बनाए जा सकते हैं। सर अगर पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय होता? भैया गोले के केस में एक ही सरफेस एरिया होता है, केवल सरफेस एरिया 4 πr²। वक्र और कुल नहीं होता गोले में, एक ही सरफेस एरिया होता है। भाई आप एक बॉल पकड़ो, बॉल को किधर भी आप घुमा के देख लो एक जैसी दिखेगी आपको। ऐसे घुमा के देख लो, एक जैसी तो दिखती है वो। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले से 125 छोटे छोटे गोले बनाए गए। तो जो छोटे छोटे गोले हैं उनका सरफेस एरिया क्या होगा छोटे गोले का? तो पहले तो ये पता करो कि क्या आयतन बराबर होगा। हाँ जी सर। तो 15 सेंटीमीटर अगर व्यास है तो रेडियस हो जाएगा 15/2 सेंटीमीटर, और आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई और 15/2 का क्यूब। और जो छोटा गोला बना है उसका आयतन हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं 4/3 पाई, और रेडियस मान लेते हैं उसका क्यूब। और ऐसे 125 गोले बने हैं, यानी कि इस बार उसने आपको n की वैल्यू दे दी 125, और जो छोटा गोला बना है उसका आयतन ये है, रेडियस r मान लो। यहां से r की वैल्यू निकालो, 4/3 पाई से 4/3 पाई गया। 15 का क्यूब हम कह सकते हैं 15 गुणा 15 गुणा 15 बटे 2 का क्यूब होता है 8, बराबर 125 गुणा r क्यूब। तो हम कहेंगे 5 तिया 15, 5 से 25 बार, 5 तिया 15,
5 से 5 बार और 5 से 3 बार, तो ये हो गया r क्यूब बराबर 3 का क्यूब 27/8। तो यहां से r कितना हो जाएगा, √ऑफ 27/8 का घनमूल। घनमूल तो 27 का घनमूल होता है 3 और 8 का घनमूल होता है 2। यानी कि बच्चे रेडियस कितनी आ गई, रेडियस आ गई 3/2। सवाल कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही सरफेस एरिया होता है बच्चा, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, और उसने पाई को पाई में रखा है तो हमें पाई ही रखना है। तो 3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई गुणा 9/4। 4 से 4 गया, आपका जवाब आ गया 9 पाई। कितना आ गया बच्चे, 9 पाई। ऑल अबाउट फॉर्मूला, हमें उसने व्यास दिया हुआ था, हमने रेडियस बोल दिया 15/2। उसने कहा इससे छोटे छोटे गोले बनाए गए, कितने, 125। मैंने कहा वॉल्यूम हमेशा बराबर होगा। वॉल्यूम तो बड़े वाले का आयतन, छोटे वाले का आयतन, रेडियस त्रिज्या उसकी r मान ली, और गुणा 125। ऐसे 125 गोले हैं। सॉल्व किया, रेडियस आ गया 3/2, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, है ना। ये 2D से भी आसान मैं चैप्टर मानता हूं इसको, बस फॉर्मूले पे थोड़ी सी पकड़ आपकी होनी चाहिए। इस पे आएंगे, कह रहा है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्ध गोले का आयतन। व्यास 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, व्यास का आधा, दैट इज 7। तो अर्ध गोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, अर्ध गोले का। तो 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, r क्यूब यानी कि 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 से 7 गया, 22 दूनी 44, 7 सत्ते 49/3। तो कितनी बार जाएगा भैया, 49 चौके कितना होता है, 4 नाम 36, 3 4 चौक 16, 3 19, 6 हासिल का 19, 19 जोड़ेंगे, 9 और 6 15, 9 और 1 10 और 1 11, 215/3, 2156/3। आपका जवाब कितना आ जाएगा, 2156/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 2156/3। इस पे आएंगे जरा, और इसका जवाब मुझे बताओगे। कह रहा है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्ध गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के बीच क्या होगा अंतर। आपको पता है अगर रेडियस हमें पता करना है तो व्यास का आधा करना होता है, दैट इज 7। और उसने इस बार हेमिस्फेयर की बात की है, अर्ध गोले की। बच्चे अर्ध गोले में अगर मैं आपसे कहूंगा कि कर्व्ड टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर। अगर मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कहूंगा तो 2 पाई r स्क्वायर। और भाई साहब ने अंतर पूछा है तो 3 पाई कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई कॉमन नहीं, 3 पाई r स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर। तो कितना बचेगा, केवल पाई r स्क्वायर। भाई उसने अंतर ही तो पूछा हमसे, डिफरेंस। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, r कितना है 7 × 7, तो 22 सत्ते 154। कितना अंतर आ गया बच्चा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यही चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी देखनी है। बाकी यहां पर 2D 3D इतना ही आप रिवाइज करके चले जाओ, आपका एक क्वेश्चन 100% बन जाएगा। और प्रिज्म पिरामिड एक्स्ट्रा अगर किसी को पढ़ना है तो मैंने कल रामबाण सीरीज में पढ़ा दिया है बहुत डिटेल में, वहां से कवर कर लेना अगर किसी को इनकेस पढ़ना है तो। बाकी कल हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, और नंबर सिस्टम में हम लोग केवल 2 ही चीज कवर करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर। बाकी यूनिट पुनिट से सवाल नहीं बनते हैं। कल हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, तो मुलाकात होगी कल सुबह अपने वही 9 बजे वाले टाइम पे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।